हेलो एवरीवन। मैं प्रियेश पारिक स्वागत करता हूं आप सभी का मदर्स एजुकेशन आपके ऑनलाइन करंट अफेयर क्लासरूम में। हमारी क्लास स्पेसिफिकली डिजाइन की गई है फॉर द एसएससी मेंस स्टूडेंट्स जो इस साल एसएससी मेंस में अपीयर होने वाले हैं, और सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल, स्टेनो और एमटीएस, इवन रेलवे और दिल्ली दिल्ली पुलिस फोर्स के अलग अलग एग्जाम के लिए। क्लियर। आज की डेट है 16 सितंबर और हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद द फ्यू क्वेश्चन जो आपसे लास्ट क्लास के अंदर पूछे गए थे। तो पहला सवाल आपसे पूछा गया था कि हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया दैट दे विल सेलिब्रेट सितंबर 17 एज दी प्रजापालन डे, यानी 17 सितंबर को किस राज्य सरकार के द्वारा प्रजापालन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसका राइट आंसर था ऑप्शन, जो क्वेश्चन जिसका राइट आंसर वो है स्टेट ऑफ तेलंगाना, यानी तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि हम जो है 17 सितंबर को प्रजापालना डे यानी पीपल्स गवर्नेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। अब इसकी वजह क्या देखिए, इसकी वजह यह है कि 17 सितंबर 1948 को ही क्या हुआ था, हैदराबाद का भारत में विलय हुआ था अंडर दी ऑपरेशन विच वाज कैरिड आउट बाय द पुलिस, यानी एक ऑपरेशन के माध्यम से पुलिस के द्वारा, आर्मी के द्वारा जो है हैदराबाद का भारत के अंदर विलय हुआ था। उस समय निजाम थे, मीर उस्मान अली, और उनके अंडर में हैदराबाद रियासत थी और वो चाहते थे कि पाकिस्तान के अंदर मर्ज हो जाए या फिर वो इंडिपेंडेंट रहे। तो उसी के एवज में सरकार ने चलाया ऑपरेशन और उसके बाद हैदराबाद को इसके अंदर भारत में मर्ज कर लिया। क्लियर। अब इस दिन क्या होगा देखिए, वहां के चीफ मिनिस्टर हैं ए रेवंत रेड्डी जी। कौन है? ए रेवंत रेड्डी हैं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर। देखिए जब भी इस प्रकार आपके सामने अगर चीफ मिनिस्टर्स के, राज्यपाल के नाम आए, प्लीज नोट डाउन करिए आप, ये आपसे डायरेक्टली पूछे जाने की संभावना बन जाती है, बिकॉज ये भी स्टेट न्यूज में है। क्या करेंगे उस दिन ऐसा होगा कि सभी सरकारी कार्यालयों में, सभी गवर्नमेंट ऑफिस में, अर्बन लोकल बॉडी यानी शहरी स्थानीय निकायों में, ग्राम पंचायत में क्या होगा, तिरंगा फहराया जाएगा जो हमारे स्वाधीनता का प्रतीक है। क्लियर। ये सारी बात बोली गई है इसके अंदर। क्लियर। तो पुलिस के द्वारा एक चलाया गया था ऑपरेशन, पुलिस एक्शन, इसका नाम है, एक ऑपरेशन है। आगे उसके बारे में एक सवाल डिस्कस करने वाले हैं। ऑपरेशन चला करके हैदराबाद को मर्ज किया गया था और इसे माना गया था, कुछ लोग मानते हैं इट वॉज अ लिबरेशन फ्रॉम द निजाम रूल, यानी निजाम की शासन से मुक्ति मिली थी। कुछ लोग मानते हैं इट वॉज अ मर्जर विद द इंडियन यूनियन, भारत संघ के साथ हैदराबाद का विलय मानते हैं। दो तरह की अलग थ्योरी है, मतलब एक ही कि भारत में हैदराबाद का विलय हुआ है। अच्छा, एक सवाल, दूसरा सवाल ऐसे था कि हाल ही में किस देश के द्वारा ऐसा कहा गया है कि वहां के सभी स्तर के न्यायाधीशों की नियुक्ति चुनाव के माध्यम से की जाएगी। तो इट इज द कंट्री ऑफ मैक्सिको। मैक्सिको कहां स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है मैक्सिको, और मैक्सिको देश ऐसा देश है जहां पर सभी स्तर के न्यायाधीशों की नियुक्ति कहां से होगी? वोटिंग के द्वारा। कैसे होगी? वोटिंग के द्वारा होगी। इसमें वोटर जो है वो निर्वाचन करेंगे न्यायाधीशों का। अब वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है वहां के राष्ट्रपति है? आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर। तो आपको याद करना है एएम लोपेज नाम, सिंपल ऐसा याद रखो। इन्होंने हाल ही में एक नियम निकाला है कि सभी जजों की नियुक्ति किस प्रकार की जाएगी? दे विल बी सिलेक्टेड बाय द इलेक्शन फ्रॉम द एंटायर वोटिंग। अच्छा, अब आपसे पूछा थर्ड सवाल था कि न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी के वर्तमान में नए मेंबर के रूप में किसे चुना गया है? तो अल्जीरिया देश है, जो कि अफ्रीकी देश है अल्जीरिया हैज बीन ऑथोराइज्ड टू एंटर और टू बिकम मेंबर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या देखिए, 2014 के अंदर ब्रिक्स की समिट होती है फोर्टालेजा नाम के शहर में, ब्राजील के फोर्टालेजा डिक्लेरेशन। इस समय होता है एक फोर्टालेजा डिक्लेरेशन, फोर्टालेजा घोषणा होती 2014 में, और इसी को पालन करते हुए 2015 में एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ध्यान रखिएगा, चीन के शंघाई में इसका हेडक्वार्टर है। यह है मल्टीलेटरल बैंक यानी बहुपक्षीय विकास बैंक, जिसमें क्या है, अलग अलग पक्ष हैं, भारत, चीन, रशिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, अब अलग देश जुड़ चुके हैं और इसके अंदर। क्लियर। इसका उद्देश्य क्या? इसका उद्देश्य चाहता है कि जो हमारे वैश्विक वित्तीय संस्थान है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी वैश्विक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान हमारे कौन कौन से हैं? वर्ल्ड बैंक और अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक। इनको रिप्लेस करना, इनको रिप्लेस मतलब अगर ये कुछ देशों को फंड अलोकेट नहीं कर पाते हैं तो विकासात्मक गतिविधियों के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है फंड करने वाला है, ऐसा इसका ऑब्जेक्टिव है। तो ध्यान रखिए, इसकी स्थापना हुई थी 2015 के अंदर। और संस्थापक देश कौन थे? तो ब्रिक्स कंट्री है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, इन देशों ने इनकी स्थापना की है।
और इससे पहले क्या हुआ देखिए, अल्जीरिया से पहले बांग्लादेश, इजिप्ट यानी मिस्र और यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई और उरुग्वे, 4 देश ऐसे हैं जिन्होंने 2011 में बैंक को ज्वाइन कर लिया एज ए मेंबर यानी सदस्य बन चुके। कौन कौन से देश है? बांग्लादेश, मिस्र, यूएई और उरुग्वे। उरुग्वे क्या है? दक्षिण अमेरिकी देश है। यूएई के बारे में जानते हैं आप, इजिप्ट जो मिस्र जानते हैं गल्फ कंट्री है, और बांग्लादेश आप जानते हैं हमारा पड़ोसी देश है जहां पर काफी पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है। अब आपके लिए सवाल जो बनता है यहां से वो ये है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखिएगा, ब्राजील की है अर्थशास्त्री डिल्मा रोसेफ। कौन है ये? डिल्मा रोसेफ। हाल ही में क्या हुआ है कि साउथ अफ्रीका के केप टाउन के अंदर मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में डिसाइड किया गया कि अल्जीरिया को एज ए मेंबर हम इंक्लूड करने वाले हैं। क्लियर? और ध्यान रखिएगा, ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसमें सबसे बड़ी भागीदारी किसकी है? तो चाइना की है, ऑलमोस्ट 40%। और ध्यान रखिएगा, जितना इस बैंक के अंदर कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए चीन ने $40 बिलियन इन्वेस्ट किया है पहला बार में, फर्स्ट टाइम पे, तो उन्हें कितने कितने वोटिंग राइट मिले? 40%। भारत ने किया 18%, $18 बिलियन के आसपास, तो भारत को मिला 18% वोटिंग राइट। जितना इसमें कंट्रीब्यूशन है उतना ही वोटिंग राइट कंट्री को दिया गया है। राइट? आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए ऑपरेशन पोलो, इसके बारे में थोड़ा अगर आप थोड़ा भी अंदाजा लगा पाए, अभी हम कर चुके हैं डिटेल में डिस्कशन। ऑपरेशन पोलो वाज लॉन्च्ड फॉर एक्सेशन ऑफ विच प्रिंसली स्टेट, यानी निम्न में से किस रियासत के भारत में विलय के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया। अभी हम पढ़ चुके हैं हैदराबाद के बारे में, तो अगर हैदराबाद ऑप्शन दिख रहा है तो राइट टिक करिए आप। हैदराबाद जो है ऑप्शन डी है हमारा, इसी के विलय के लिए हमने ऑपरेशन पोलो चलाया था। अब थोड़ी हिस्ट्री बात कर लेते हैं, हिस्ट्री की क्यों कर रहे हैं हम डिस्कस ये, बिकॉज 17 सितंबर को ए रेवंत रेड्डी जी के द्वारा घोषणा की गई है कि तेलंगाना के अंदर क्या मनाया जाएगा? प्रजापालना डे या पीपल्स गवर्नेंस डे। और इसी के लिए हमारे लिए इसीलिए हमारा इंपॉर्टेंट होता है ऑपरेशन पोलो, जिसके तहत हैदराबाद को मिलाया गया। तो देखिए 1713 में हैदराबाद की स्थापना होती है और 1947 में जब भारत आजाद होता है तो भारत का सबसे बड़ा प्रांत था, सबसे बड़ी रियासत थी, सबसे अमीर रियासत थी ये। और उस समय कौन कौन से एरियाज के अंदर थे? तो तेलंगाना था, कुछ हिस्सा कर्नाटक का और कुछ हिस्सा महाराष्ट्र का भी इसके अधीन था। किसके अंदर? हैदराबाद रियासत के अधीन। उसके शासक कौन थे? उसके शासक थे 7वें निजाम मीर उस्मान अली। कौन थे? मीर उस्मान अली। ये उस समय ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर सबसे अमीर व्यक्ति थे। कौन थे? सबसे अमीर व्यक्ति थे, इतनी संपत्ति इनके पास थी, मीर उस्मान अली, जो कि 7वें निजाम थे हैदराबाद के। क्लियर? और ये हैदराबाद स्टेट ऐसा था कि यहाँ पर जो है ना आबादी थी, जो आम जनता थी वो थी हिंदू मेजोरिटी, नहीं हिंदू बहुल्य में थे, और शासक कौन थे? मुस्लिम शासक थे। क्लियर? अब क्या होता है देखिए, थोड़ी एक हिस्ट्री की बात करें बैकग्राउंड की, तो निजाम के जो बेटे थे उनका विवाह किससे हुआ? आप देखिए ऑल टुगेदर ओटोमन साम्राज्य के खलीफा थे अब्दुल मजीद सेकंड, उनकी तो एक बेटी थी और एक भतीजी, मतलब निजाम जो थे हमारे मीर उस्मान अली, उनके बेटों की शादियां किससे हुई है? ओटोमन एम्पायर जो टर्की में स्थित है, अभी तुर्की नाम उसका हो गया है, तो तुर्की के ओटोमन साम्राज्य खलीफा थे अब्दुल मजीद द्वितीय, उनकी बेटी और उनकी भतीजी से विवाह हुआ था। और खलीफा चाहते थे कि इनकी बेटी और भतीजी से जो संतान होगी उस संतान को क्या बनाया जाए? ओटोमन राज्य में खलीफा बनाया जाए। क्लियर? बट ऐसा हो नहीं सका। अब समझ देखिए क्या होता है कि हैदराबाद के जो मीर उस्मान अली जो वहां के निजाम थे, उनका मानना था कि वो भारत से अलग रहना चाहते हैं, या तो भारत से अलग रहें, एक इंडिपेंडेंट राज्य बनाए, मतलब कि एक स्वतंत्र कंट्री बनाए, देश बनाए, या फिर वो पाकिस्तान के अंदर विलय कर लें। क्लियर? बट उसके लिए क्या करते हैं, वो एक लॉयर थे सर वॉल्टर मॉन्गटन। कौन थे? सर वॉल्टर मॉन्गटन। इनको हायर करते हैं क्योंकि होता क्या, वर्ल्ड वॉर के अंदर यानी विश्व युद्ध के अंदर क्या होता है कि निजाम के द्वारा अंग्रेजों की बहुत बड़ी सहायता की गई थी पैसों को लेकर, तो कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद थी अगर वो रिक्वेस्ट करेंगे ब्रिटेन से तो उन्हें एक अलग देश का दर्जा मिल जाएगा या पाकिस्तान से उन्हें जोड़ दिया जाएगा। तो इसी की आस में उन्होंने सर वॉल्टर मॉन्गटन को रिक्वेस्ट किया कि उन्हें केस लड़े। और आप जानते हैं भारत के अंतिम वायसरॉय कौन थे? तो लॉर्ड लुई माउंटबेटन। नाम याद रखिएगा पूरा, लॉर्ड लुई माउंटबेटन है। और इनके ये लॉयर हैं माउंटन और माउंटबेटन, दोनों क्या थे? मित्र थे। इन्होंने क्या किया, माउंटन ने, जो लॉयर थे, उन्होंने माउंटबेटन को बोला देखिए अगर भारत सरकार, यानी भारत सरकार तो क्या मतलब उस समय अगर भारत जो है, भारत के राजनेता अगर हैदराबाद पर दबाव बनाएंगे भारत में विलय करने का, तो हो सकता है पाकिस्तान की तरफ चल जाए, पाकिस्तान के अंदर विलय कर ले, ये धमकी दी। अब होता क्या है कि नवंबर 1947 के अंदर, यानी अब भारत आजाद हो चुका है, अब बात पहुंच गई नवंबर 1947 तक। अब उस समय क्या होता है, भारत और हैदराबाद के मध्य क्या होता है
एक विलय पत्र पर साइन होते हैं, विलय पत्र नहीं, एक एग्रीमेंट होता है जिसका नाम होता है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, यानी जो स्थिति ब्रिटिश काल में निजाम और भारत के अंग्रेजों के मध्य स्थिति बनी हुई थी, सेम कंडीशन अभी मेंटेन की जाएगी, इन स्टेटस को यानी यथास्थिति को बनाए रखा जाएगा। लेकिन क्या होता है, भारत की ओर से होते हैं के एम मुंशी जी, भारत की ओर से वार्ता करने वाले कौन थे, के एम मुंशी जी, और निजाम की तरफ से थे दीवान मीर लायक अली, कौन थे, दीवान मीर लायक अली थे, हैदराबाद यानी हैदराबाद के निजाम की ओर से। ये बात कर नेगोशिएट कर रहे थे, यानी बातचीत चल रही थी। लेकिन उसी दौरान क्या होता है, निजाम के शासन में क्या होता है कि अलग अलग कारणों से आंदोलन यानी विद्रोह शुरू होता है। क्यों होता है, एक तो होता है कुछ पीजेंट मूवमेंट, किसान आंदोलन, किसान विरोध करते हैं। दूसरा होता है अगेंस्ट द लार्ज लैंड होल्डिंग, यानी कुछ लोगों के पास बड़ी मात्रा में जमीन थी, कुछ लोग जो है बेघर थे, उनके पास जमीन नहीं थी। तीसरा था अत्यधिक मात्रा में कर यानी हाई टैक्स कलेक्शन। फोर्थ था बंधुआ मजदूरी, से बोलते हैं फोर्स्ड लेबर यानी बलात् श्रम की, मतलब उसमें क्या कहा जाए कि बिना पैसे काम कराया जाए, बलात् श्रम है, ठीक है, मार पीट कर काम कराना। ये सब एक्टिविटी के कारण क्या था, हैदराबाद के निजाम थे मीर उस्मान अली, उनके खिलाफ विद्रोह शुरू होता है उनकी रियासत में, ठीक है। इन बिटवीन क्या होता है, एक थे कासिम रिजवी हैदराबाद के, कासिम रिजवी ने क्या किया, इत्तेहाद उल मुस्लिमीन, जिसके लीडर कौन थे, कासिम रिजवी। कासिम रिजवी ने क्या किया, एक फोर्स बनाई जिसका नाम दिया इन्होंने रजाकार दिया। रजाकार क्या थी, इसका रजाकार का मेन उद्देश्य था कि वायलेंटली यानी उग्र तरीके से जो भी विद्रोह निजाम के खिलाफ होते हैं उन्हें कुचल देना, दबा देना। तो ध्यान रखिएगा, रजाकार कौन थे, हैदराबाद की ये क्या बोलते हैं मिलिशिया थे ये, और इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था, ये पैरामिलिट्री फोर्स थी, उनका काम था कि हैदराबाद के निजाम के खिलाफ कोई भी विद्रोह खड़ा होता है तो उसे दबा देना, कुचल देना। क्लियर। अब इसी की रिप्लाई में क्या होता है, 13 सितंबर 1948 को भारत सरकार जो है इंडियन आर्मी को भेजती है अंडर दी ऑपरेशन पोलो। तो यही सवाल आपसे पूछा गया था कि ऑपरेशन पोलो के तहत किस रियासत का भारत में विलय हुआ, तो वो हैदराबाद है। और 13 सितंबर को फोर्स भेजी जाती है और 3 दिन के अंदर जो है निजाम को सरेंडर करना पड़ता था, मतलब इतना फोर्स करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, निजाम ने पब्लिक अनाउंसमेंट किया कि जो रजाकार वहां की आर्मी है यानी पैरामिलिट्री फोर्स है उनको हम बैन कर रहे हैं, यानी इस पे बंदिश लगा रहे हैं। क्लियर। अब कुछ आपके सामने ऑप्शन थे, जम्मू कश्मीर था, जूनागढ़ था और जोधपुर था, उनकी थोड़ी ब्रीफ में बात करते हैं, इनका विलय भी भारत के अंदर किस प्रकार हुआ। तो देखिए 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह जी थे जिन्होंने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। किन्होंने, महाराजा हरि सिंह जी ने, कब, अक्टूबर 1947 में, कि जम्मू कश्मीर का विलय करते। लेकिन क्या था, कुछ शर्तें ऐसी थी जैसे कि एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेशी मामले, कम्युनिकेशन संचार, और तीसरा डिफेंस रक्षा। ये तीनों किसके पास रह गए थे, ये रह गए थे भारत सरकार के पास। महाराजा हरि सिंह जी ने अनाउंस किया एक अंतरिम सरकार का, इंटरिम गवर्नमेंट, जिसके प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, यानी शेख अब्दुल्ला है, उन्हें बनाया गया। क्या बनाया गया, जम्मू कश्मीर का तत्कालीन प्रधानमंत्री फॉर द इंटरिम गवर्नमेंट। क्लियर, ये सारी बात है। और आप जानते हैं 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A को समाप्त करके उसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, लद्दाख को अलग, जम्मू कश्मीर को अलग। इसके बारे में हम ढंग से पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर का विलय कैसे हुआ, तो जोधपुर के राजा थे उस समय महाराजा हनुमंत सिंह जी। कौन थे, महाराजा हनुमंत सिंह जी जोधपुर के राजा थे, और इन्होंने, इनकी इच्छा थी कहीं ना कहीं पाकिस्तान में मर्ज हो, बट इनको 11 अगस्त को इनके साथ एग्रीमेंट साइन होता है और ये भारत के अंदर मिल जाते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं सौराष्ट्र में जगह थी जूनागढ़, क्या थी, जूनागढ़। जूनागढ़ जैसे जो बात करें, यहाँ पर जो आबादी थी, यानी जिस प्रकार हैदराबाद में क्या था, बहुल जनता किसकी थी, जनता थी हिंदुओं की, सर्वाधिक हिंदुओं की बहुलता थी, और मुस्लिम शासकों की, उनकी माइनॉरिटी थी। पर यहाँ के नवाब थे मोहम्मद महाबत खान द्वितीय। कौन थे, मोहम्मद महाबत खान तृतीय थे, यहाँ के शासक थे, और इनकी मंशा थी कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान के साथ मर्ज कर जाएं। क्लियर। होता क्या, देखिए 15 सितंबर 1947 को नवाब मोहम्मद खान जो है, नवाब मोहम्मद खान करते हैं कि वो चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर उनका विलय हो जाए, पाकिस्तान के साथ मर्ज हो जाए। क्यों था, क्योंकि पाकिस्तान के साथ सीमा लगती थी इनकी, जो वहाँ की वेशभूषा, वहाँ का रहन सहन, खान पान जो है, आप सभी जानते हैं पाकिस्तान पहले भारत का हिस्सा था, तो इनकी मंशा थी कि हम पाकिस्तान के अंदर मर्ज हो जाए। अब क्या होता है, देखिए जूनागढ़ के दीवान थे सर शाहनवाज भुट्टो। शाहनवाज भुट्टो वही हैं जो कि जुल्फिकार अली भुट्टो थे पाकिस्तान के, उनके पिताजी हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भारत सरकार को आमंत्रित किया कि आप आइए इस मामले में हस्तक्षेप करिए। किसने कहा, जूनागढ़ के दीवान थे शाहनवाज भुट्टो, इन्होंने कहा कि आप, भारत सरकार आप आओ और इसके अंदर
हस्तक्षेप करो कि पाकिस्तान के अंदर मर्ज नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या होता है, एक जनमत संग्रह होता है, प्लेबिसाइट। कब होता है ये? फरवरी 1948 में। और बहुमत के साथ, यानी मेजोरिटी जो है जनता की, सर्वाधिक जनता ने इसका समर्थन किया कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं, भारत के साथ हमारा विलय चाहते हैं। ये सारी बात इसके अंदर कही गई है। क्लियर? तो आप ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन पोलो किसके लिए? हैदराबाद के लिए। आपके लिए सेकंड क्वेश्चन आज का है, सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन वाज रिसेंटली हेल्ड इन विच सिटी? यानी दूसरा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जो किस पर हुआ था? ग्रीन हाइड्रोजन। दूसरा अंतरराष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ है? तो चार ऑप्शन है, जयपुर, नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता। तो राइट आंसर ऑफ है ऑप्शन बी, दैट इज न्यू दिल्ली। नई दिल्ली के अंदर हाल ही में हुआ है, और ये हुआ है 11 से 13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में। कहाँ हुआ है? भारत मंडपम। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हाइड्रोजन उत्पादन के अंदर कौन कौन से नए नवाचार हुए हैं, कौन कौन से रिसेंट अपडेट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करना। क्लियर? और इसका आयोजन किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने इसका आयोजन किया है भारत मंडपम के अंदर, जो कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर स्थित है। अब इसके आउटकम क्या रहे? तो देखिए, इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट था 2015 में पेरिस में साइन हुआ था, ठीक है, उसके तहत हर देश के अलग अलग कमिटमेंट, हर देश की अलग अलग बाध्यताएं थी। तो भारत जो है पहला G20 देश है जिसने की पेरिस कमिटमेंट, जो कि हरित ऊर्जा पर, ग्रीन एनर्जी पर फोकस थे, कमिटमेंट थे, प्रतिबद्धताएं थी, उनको पूरा करने वाला भारत जो पहला देश है। और भारत चाहता है, और इसका मानना है कि भारत, मोदी जी ने कहा है कि भारत ने 9 वर्ष पहले ही अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया इन दी ग्रीन एनर्जी सेक्टर। ठीक है? और उनका मानना, प्रधानमंत्री मोदी का कहना है, उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी, यानी गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा जो है हमारी, उसकी क्षमता कितनी बढ़ाएं? 500 गीगावाट का उत्पादन करें। बिल्कुल हम इसकी तरफ बढ़ भी रहे हैं। और साथ ही साथ हमारा ऑब्जेक्टिव है कि वर्ष 2030 तक हम क्या करें? 1 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन की मात्रा में कमी लाएं। बिल्कुल सही बात हम पढ़ चुके हैं, ये पंचामृत के अंदर आता है। और अगर हम बात करें कि ऊर्जा की क्षमता कितनी हुई है, तो ध्यान रखिएगा, ये प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट है, इंस्टॉल्ड नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी इन इंडिया इंक्रीज बाय नियरली 300% इन दी पास्ट डिकेड। यानी पिछले एक दशक में, 10 वर्षों के अंदर भारत की जो गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता है, उसमें कितनी क्षमता बढ़ोतरी की है? तो लगभग कितनी की है? 300%। कितनी की है? 300%। ये हमारा इफेक्ट काम का है। अच्छा, हाल ही में क्या हुआ है? इस दौरान भारत की तरफ से अनाउंस किया गया है कि यूरोपीय हाइड्रोजन वीक सप्ताह मनाया जाएगा नवंबर 2024 के अंदर। भारत इसके लिए ऑथोराइज्ड एक्सक्लूसिव पार्टनर, यानी भारत एक विशेष सहयोगी देश है किसका? यूरोपीय हाइड्रोजन वीक का, जो कब होने वाला है? नवंबर 2024 के अंदर। और भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे ने प्लान किया हुआ है कि भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन कब आएगी? जनवरी 2025 तक भारत की ट्रेन लॉन्च, भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च कर दी जाएगी। कब की जाएगी? जनवरी 2025 में। ये ब्रीफली आपके लिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है जो लॉन्च किया गया है, जिसके कुछ लक्ष्य हैं कि भारत सरकार 2030 तक कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करेगी। थोड़ा आप देख लीजिए, इसके बारे में 2 बार हम पढ़ चुके हैं, आप तीसरी बार फिर हम पढ़ रहे हैं कि क्या होगा कि 2030 तक 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना, वार्षिक तौर पर 60 से 100 गीगावाट की इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी को डेवलप करना, 125 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करना, और साथ ही साथ 1 लाख करोड़ का इंपोर्ट बिल, यानी आयात बिल को हमें कम करना है। अगर हम ऊर्जा की, अभी क्या होता है वर्तमान में, क्रूड ऑयल हम खरीद रहे हैं और कोयला खरीदते हैं, उससे एनर्जी बनाते हैं। अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे तो उससे क्या होगा? हमारा इंपोर्ट बिल भी कम होगा। तो लगभग कितना एडवांटेज होने वाला है? 1 लाख करोड़ रुपए सालाना में एडवांटेज होने वाला है। साथ ही साथ 50 मिलियन मेट्रिक टन का CO2 इमिशन जो है उसे हम रोक पाएंगे। यानी वर्ष भर में, एक वर्ष में 50 मिलियन मेट्रिक टन जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, उसको भी हम रोक पाएंगे इस परियोजना के तहत। 6 लाख नए रोजगार सृजित होंगे और लगभग 8 लाख करोड़ का निवेश आएगा इस मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत। क्लियर? और कुल इसका बजट है 19,744 करोड़ रुपए। ये तीसरी बार हम पढ़ चुके हैं, आप याद रखिएगा। इसके लक्ष्य क्या क्या हैं, आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जाने की संभावना रहेगी। हाउ मेनी सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटीज आर इन इंडिया? यानी भारत में कितने केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय हैं? देखिए, सवाल आपसे इसलिए पूछा गया है कि हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि महाराष्ट्र के नासिक में एक आदिवासी या जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। कहां पर? नासिक में। इसीलिए आपसे पूछा गया है कि भारत में कुल कितने केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन सी है, 2 है। एक तो अमरकंटक के अंदर है और एक हमारा आंध्र प्रदेश के अंदर विजयनगरम में। ध्यान रखिएगा, देयर आर 2 सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटीज, इंदिरा गांधी नेशनल
ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदि जनजाति विश्वविद्यालय जो कहां पर है, अमरकंटक। अमरकंटक कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। दूसरा है सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, यानी केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश, जो कहां पर स्थित है, विजयनगरम में। कहां पर है, विजयनगरम में। दो प्लेस याद रखिएगा, अमरकंटक और विजयनगरम, यानी मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में दो हमारे क्या है, केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय हैं। कंटेस्ट संदर्भ की बात करें, हम पढ़ चुके हैं कि नासिक के अंदर क्या होगा, एक जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, जिसमें कि 80% आरक्षण किसका होगा, ऐसे विद्यार्थी जो कि जनजातीय समुदाय से आते हैं उनके लिए 80% सीट्स का रिजर्वेशन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हाउ मेनी हैबिटेशंस विल बी कनेक्टेड अंडर द फोर्थ फेज ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना है, जिसकी शुरुआत दिसंबर 2005 में दिसंबर 2000 के अंदर होती है। कब होती है, 2000 के अंदर। इसका चौथा चरण है। आपसे पूछा गया है कि कुल कितनी बस्तियों को चौथे चरण में रोड से जोड़ा जाएगा। तो आपके सामने पहला ऑप्शन है 20,500, सेकंड है 27,500, तीसरा 25,000 और फोर्थ है 31,000। तो राइट आंसर जो ऑप्शन सी है, 25,000 बस्तियों को इसके तहत जोड़ा जाएगा। कितना जोड़ा जाएगा, 25,000 बस्तियों को। तो यूनियन कैबिनेट यानी केंद्रीय कैबिनेट ने घोषणा की है, भारत का जो फ्लैगशिप कार्यक्रम है, फ्लैगशिप योजनाएं वो होती है जिनके लिए बजट में अलग से आवंटन होता है और उनके लिए बजट की कोई कमी नहीं होती है, ध्यान रखिएगा आप। क्लियर। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के लिए सरकार के द्वारा 70,125 करोड़ का आवंटन किया गया है। ठीक है, और ये अगले 5 वर्ष में 25,000 बस्तियों को जोड़ेगा और लगभग 62,500 किलोमीटर दूरी की ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा। बस्तियां कहाँ मिलती है, गांवों के अंदर मिलती है। तो ध्यान रखिएगा 25,000 तो बस्तियां हैं, 62,500 किलोमीटर दूरी की रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। बजट कितना है, 70,125 करोड़ रुपए अगले 5 वर्ष के अंदर। वो कब होगा, अगले 5 वर्ष के अंदर। क्लियर। और ये जोड़ा जाएगा फ्रेश कनेक्टिविटी, यानी मतलब ऐसी बस्तियां जिनको रोड कनेक्टिविटी नहीं है उनको जोड़ा जाएगा। इट विल इंक्लूड ऑल्सो कंस्ट्रक्ट एंड अपग्रेड ब्रिजेस ऑन द न्यू रोड्स, यानी नए जो रोड बनेंगे उन पर ब्रिज बनाए जाएंगे और उन्हें अपग्रेड भी किया जाएगा। अब अच्छा, ये क्या हमारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी CSS, केंद्रीय प्रायोजित योजना। स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर क्या होता है, देखिए एक हिस्सा केंद्र सरकार और एक हिस्सा संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अपना वहन करता है। तो इसमें केंद्र का हिस्सा है 49,000 करोड़ रुपए और स्टेट का कितना है, सभी राज्यों का है 21,000 करोड़ के आसपास इसका इन्वेस्टमेंट होगा। जिस स्टेट में जितनी सड़क बननी है उसको इसके अंदर डिवाइड कर लिया जाएगा। क्लियर। और इसमें ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 40 करोड़ मानवीय दिवस, रोजगार दिवस का सृजन होने वाला है। क्लियर। अच्छा, इसमें आधार क्या है, कि आधार क्या आधार है कि किस प्रकार की बस्तियों को जोड़ा जाएगा। तो हमारे पास अभी 2011 का ही जनगणना का डेटा है। कौन सा डेटा है, 2011 का सेंसस डेटा है। और उसके अनुसार क्या है, जो भी मैदानी क्षेत्र है वहां पर कितनी आबादी हो उस एरिया की, उस गांव की, उस ढाणी की आबादी होनी चाहिए 500 व्यक्ति। कितनी हो, 500 व्यक्ति कहां पर हो, उस गांव में ढाणी के अंदर है, मतलब 500 से अधिक होना चाहिए। और जो पहाड़ी क्षेत्र है, हिली एरिया है, उत्तर पूर्व राज्य है, ये आदिवासी क्षेत्र है। कौन कौन सा है, पहाड़ी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी राज्य हो या आदिवासी क्षेत्र, वहां पर 250 व्यक्ति अगर रह रहे हैं तो वहां पर भी सड़क से कनेक्टिविटी दी जाएगी। और तीसरा हमारा है लेफ्ट विंग अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, यानी ऐसे क्षेत्र जहां पर क्या है, नक्सलवाद हावी है, वहां पर अगर 100 व्यक्ति या 100 से अधिक व्यक्ति भी रह रहे हैं तो क्या होगा, उन गांवों को, उन ढाणियों को, उन बस्तियों को इस प्रोग्राम के तहत जोड़ा जाएगा, इस योजना के तहत जोड़ा जाएगा। क्लियर। अब एक मेन बात है कि आप सभी जानते हैं PM गति शक्ति पोर्टल है, प्रधानमंत्री गति शक्ति पोर्टल, जिसके तहत लगभग 16 मंत्रालय आपस में कनेक्टेड हैं और इनका एकमात्र ऑब्जेक्टिव है कि भारत के अंदर जो भी विकासात्मक प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, उनको फुल स्विंग में, फुल एफिशिएंसी के साथ इंप्लीमेंट करना, जिससे कि कम से कम व्यवधान उत्पन्न हो, सभी मंत्रालयों के बीच में आपस में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन बना रहे। तो जो रोड अलाइनमेंट है, मतलब रोड किस प्रकार बनेंगे उसकी प्लानिंग भी इस पोर्टल के साथ मर्ज करके की जाएगी। अच्छा, ये फैक्ट हमारे लिए काम का है जो कि मंत्रालय के द्वारा बताया गया है। ये डेटा सारा PIB से लिया गया है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से। तो आप ध्यान रखिए कि इसकी ऑथेंटिसिटी कंप्लीट रहेगी। हम बात करते हैं कि अभी तक कुल कितने किलोमीटर सड़क बन चुकी है और कुल कितनी बस्तियों को जोड़ा गया है जब से ये योजना शुरू हुई है। तो ध्यान रखिए 8 लाख किलोमीटर सड़क बना चुके हैं और 1,80,000 बस्तियों को जोड़ चुके हैं। फैक्ट बहुत इजी याद करना, वर्ष 2000 से अब तक 8 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बन चुकी हैं और 1,80,000 बस्तियों को जोड़ चुके हैं। अब देखिए 62,500 किलोमीटर और बनाने वाले हैं, तो कुल लेंथ कितनी हो जाएगी,
8,62,500 किलोमीटर हो जाएगी सड़क की लंबाई। बस्तियां हो जाएगी हमारे 2,05,000 के आसपास आफ्टर दी 4th फेज। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन ईच ईयर ऑन, मतलब यानी विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाते हैं? ये सवाल आपसे इसलिए पूछा गया बिकॉज हाल ही में भारत का वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा हाल ही में एक मीटिंग कंक्लूड हुई है एक थीम के साथ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लेकर, और ये मनाते हैं हम 16 अगस्त को मनाते हैं। कब मना 16 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 16 सितंबर को, ये याद ध्यान रखिएगा आप। तो 16 सितंबर को मनाते हैं विश्व ओजोन दिवस। और हाल ही में क्या हुआ, इसके संबंध में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है फॉर दी 38, यानी इस वर्ष जो मना रहे हैं कौन सा दिवस है? 30वां ओजोन दिवस, 30वां विश्व ओजोन दिवस। थीम क्या है इसकी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन, ये थीम याद रखिएगा। इस बार के विश्व ओजोन दिवस की थीम क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वही प्रोटोकॉल है जिसका संदर्भ ये है कि इसका एकमात्र ऑब्जेक्टिव है कि ग्रीन हाउस गैसेस को ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाने वाली गैसों का, जिसमें कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों को उत्सर्जन कम करना। और ये क्या करती है गैसें? हमारे जो स्ट्रेटोस्फेयर है, समताप मंडल में जो ओजोन परत है, उसको कहीं ना कहीं क्षरण करती है। इसके विकास को, उसके भंडारण को और उसके उपयोग को रोकना, ये काम किसका है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल क्या है? कनाडा की सिटी है। क्लियर। अच्छा, अब ये किसने आयोजन किया है? तो देखिए ध्यान रखिएगा, भारत के जो वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक प्रकोष्ठ है जिसका नाम है ओजोन सेल। ध्यान रखिएगा, ओजोन सेल किसके अंडर आती है? इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटिंग ओजोन डे सिंस 1995। यानी ये जो हमारा ओजोन प्रकोष्ठ है 1995 से ही विश्व ओजोन दिवस मना रहा है। कब से मना रहा है? 1995 से ही, राइट। इसलिए 30वां हमारा ओजोन दिवस मान लो इसको। तो अब इसका प्रोटोकॉल का नाम क्या है? इसका नाम, पूरा नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लेट्स द ओजोन लेयर, यानी ओडीएस कह लें, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस। ऐसे पदार्थ, ऐसे उत्पाद जो कि क्या करते हो? ओजोन परत का क्षरण करते हो, यानी ओजोन परत की मोटाई को कम करते हो, जिससे क्या नुकसान होता है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेज धरातल पर सीधी आती हैं और उनसे कहीं ना कहीं कैंसर भी होने की संभावना रहती है यूवी रेज से। और दूसरा है कि अगर वो सूर्य की किरणें तेज होगी, उनमें गर्मी अधिक होगी, तो क्या होगा? हमारा टेम्परेचर पृथ्वी का धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, वही कहलाएगा हमारा ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर। अब इसमें क्या होता है, देखिए ये एक एग्रीमेंट है जिसमें कहा गया है कि लगभग 100 मैन मेड यानी मानव निर्मित 100 प्रकार के अलग अलग केमिकल्स का प्रोडक्शन रोकना और उनका उपयोग रोकना जो कि ओजोन को डिप्लीट करते हो, यानी ओजोन की परत में मोटाई को कमी करते हो, यानी ओजोन में क्षरण करते हैं ओजोन परत के अंदर, जिसे बोलते हैं ओडीएस, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। क्लियर। अब ओजोन परत क्या होती है? देखिए भारत, मतलब पृथ्वी की बात करें तो लगभग 10 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक परत पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। क्या बोलते हैं? समताप मंडल। और इसी के अंदर मिलती है हमें ओजोन परत। ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस क्या होती है? इसका सिंपल काम है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकना। क्लियर। जिससे क्या हो? पृथ्वी का तापमान मेंटेन रहे। अभी पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? ये हमारा 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। क्लियर। और ये हमारे काम करती है एज दी प्रोटेक्टिव शील्ड, यानी पृथ्वी के सुरक्षा के शील्ड के रूप में काम करती है। क्लियर। अब इसको कब अपनाया गया था? इसे अपनाया गया था 16 सितंबर 1987 को। कब? 1987 के अंदर प्रोटोकॉल को अपनाया गया। और ये कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 1985 के अंदर हुआ था वियना कन्वेंशन। क्या हुआ था? ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, वहां पर वियना कन्वेंशन होता है। कब आता है? 1985 में, जिसका उद्देश्य क्या था? प्रोटेक्शन ऑफ दी ओजोन लेयर, यानी ओजोन परत का संरक्षण करने के लिए वियना कन्वेंशन होता है। इसी कन्वेंशन, इसी अभी समय के इसी कन्वेंशन के तत्वावधान के अंदर होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसको अपनाते हैं। कब अपनाते हैं? 16 सितंबर 1987 को। और वहीं से क्या होता है कि इसकी शुरुआत होती है ओजोन परत के क्षरण को रोकने की। ध्यान रखिएगा, अभी भी सभी देशों ने इसको सार्वभौमिक रूप से रेटिफाई नहीं किया। एक होता है साइन करना या हस्ताक्षर करना, एक होता है रेटिफाई करना। साइन करने में तो क्या होता है कि कोई भी देश अपनी सहमति जाहिर करता है। रेटिफिकेशन क्या होता है? उससे संबंधित बिल वो देश अपनी संसद के अंदर लेकर आए और संसद द्वारा उसे पारित करे, उसे कहते हैं रेटिफिकेशन, राइट। अच्छा, ये कब आता है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1987 के अंदर आता है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ओजोन परत में जो क्षरण हुआ है उसे रिपेयर करना। ये देखिए काफी डिटेल के अंदर पढ़ रहे हैं, बट आपको इसका ओवरऑल बैकग्राउंड पता पड़ जाएगा, रिसेंट कंटेक्स्ट पता पड़ जाएगा, आपसे कोई क्वेश्चन इसमें मिस नहीं होने वाला है।
तो देखिए हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC ऐसे गैसेज हैं जो कि विश्व भर में यूज होती है। कहाँ कहाँ पर होती है तो ध्यान रखिएगा, एक तो होती है हमारी रेफ्रिजरेशन यानी जो हमारे फ्रिज होते हैं उसके अंदर होती है, दूसरा होता है एयर कंडीशनिंग के अंदर यानी जो भी एसी का इस्तेमाल करते हैं उसमें गैस काम आती है, दूसरा था फॉर्म एप्लीकेशन जो फॉर्म बनता है उसके उपयोग के अंदर उसको बनाने के अंदर भी काम आती है। तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये कहता है कि चरणबद्ध तरीके से हमें इन गैसों का प्रयोग करना बंद करना है जिससे क्या हो ओजोन परत के क्षरण को हम रोक पाए। क्लियर, इतनी सारी बात है। अब ऐसा क्यों बोला गया है, इसका कारण क्या है, जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये इतना नुकसानदायक है कि जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा अगर कोई कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से जो नुकसान हो रहा है इससे भी 2000 गुना नुकसान किसका है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का। ऐसी गैसेस जो कि कहाँ काम आती है, फ्रिज के अंदर, एयर कंडीशनिंग के अंदर और फोम के निर्माण में। कहां पर आती है, 3 प्लेसेस है। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है 2000 गुना हमारे डेडलीएस्ट है ग्लोबल वार्मिंग को, यानी जो कि वैश्विक तापमान को बढ़ाने का काम करती है। अच्छा, दूसरा ऐसा देखिए एक ग्रुप और है हमारे पास गैसेस का जिसे कहते हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। क्या नाम है, पहले पढ़ा था हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, अब पढ़ रहे हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। देखिए इन्हें ऐसा माना गया था शुरुआत में कि ऐसे पदार्थ हैं जो कि नॉन ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस है, यानी ऐसे अगर हमें HCFC से नुकसान हो रहा है हम क्या करें, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का यूज करें जो क्या होगा ओजोन को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। क्लियर, और धीरे धीरे क्या करेंगे हम CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और HCFC को हम धीरे धीरे एलिमिनेट यानी यूज करना बंद कर देंगे। क्लियर, जो HFC है हमारे इनका काफी यूज होता है एयर कंडीशनिंग में, रेफ्रिजरेशन, फ्रिज में, एरोसोल के निर्माण में, फोम के निर्माण में और अन्य उत्पादों के अंदर होता है। तो देखिए अब होता क्या है कि ये ओजोन परत को नुकसान तो नहीं पहुंचाते हैं, कौन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, बट क्या होता है जो वैश्विक तापमान है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल यानी वैश्विक तापमान को बढ़ाने की जो क्षमता है ये इनकी होती है 12 से 14,000 गुना के आसपास होती है। क्लियर, इसे ध्यान रखिएगा, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC जो है ओजोन परत में क्षरण नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, ये कुछ फिगर दिया है कि इस प्रकार से जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैस का उत्सर्जन जो है उससे लगभग 8% जो है बढ़ोतरी हो रही है हर साल, और ठीक है, और कम से कम 7 से 19% की दर से वैश्विक रूप से कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन हो जाएगा बाय द ईयर 2050। इतना काम का नहीं है, आपके लिए काम का वही है HCFC HFC। अच्छा, एक 2016 में एग्रीमेंट होता है किगाली एग्रीमेंट। क्या होता है किगाली, रवांडा देश, अफ्रीकी देश, वहां पर क्या होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित क्या होती है, एक मीटिंग होती है 15 अक्टूबर 2016 को, और उस दिन क्या होता है कि यह निर्णय लेते हैं टू फेस डाउन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, यानी किगाली समझौता भी किससे है, ओजोन परत से, और मेनली किससे, तो ध्यान रखिएगा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैसेस से, जिनका काम क्या होता है, जिनका जिनका परिणाम क्या होता है इनके यूज करने से कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इसको दूर करने का काम किसका है, अंडर दी किगाली एग्रीमेंट, यानी चरणबद्ध तरीके से इसका उपयोग कम करेंगे। अच्छा, अगला सवाल आपके लिए, एक हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर जिसका नाम है सोनोबॉय। क्या नाम है, सोनोबॉय। तो आपको बताना है सोनोबॉय जो एक हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर ये भारत किस देश से खरीदने वाला है, या उस देश के द्वारा अनुमति दी गई है कि आप भारत को सेल आउट कर सके। तो इसका राइट आंसर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका USA है, ना रूस, ना जापान, ना यूके। तो क्या करेगा भारत, भारत करेगा 52.8 मिलियन $US की डील करने वाला है यूएस से, जो क्या करेगा हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर जिसे कहा गया है सोनोबॉय ये खरीदने वाला है। अब एंटी सबमरीन क्या हुआ, आप जानते हैं सबमरीन यानी पनडुब्बी क्षमता क्या होती है, स्टील्थ कैपेसिटी होती है, मतलब उनको ढूंढना आसान नहीं होता, तो सोनार का प्रयोग करते हैं कि कितना दूर वो सबमरीन हमारे आसपास है। ठीक है, तो उस प्रकार से अगर मान लो कोई वॉर लाइक कंडीशन होती है, युद्ध जैसी स्थितियां बनती है, तो सबमरीन को डुबोना जरूरी होता किसी देश के लिए, उसी के लिए भारत जो है अपना डिटरेंस बनाने के लिए एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम खरीदने वाला है। क्लियर, अब ये क्या है देखिए, ये अलग अलग वर्जन इसके ANSSQ, ये आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ANSSQ 530 और एक ANSSQ 620F 62F और तीसरा है ANSSQ 36 सोनोबॉय। इस प्रकार के 3 अलग अलग जो है क्या करेंगे, ये सेंसर खरीदेगा भारत। क्या करेगा, हमने पढ़ा सोनार का, यानी इसमें क्या होता है साउंड वेव को भेजते हैं, जितनी दूरी में जितने समय में टकरा कर आती है उससे अंदाजा लगाते हैं कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई ऑब्जेक्ट है, पहाड़ है या कोई सबमरीन है, वो कितनी दूर अवस्थित है हमारी सबमरीन से। तो सेंसर होते हैं। सोनोबॉय क्या है, सोनोबॉय आर दी एयर लॉन्च यानी हवा से भेजे जाने वाले सेंसर, हवा से भेजे जाने वाले एक्सपेंडेबल यानी
जो विध्वंसक हो, डिस्ट्रॉय कर सके, और इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेंसर है डिजाइन टू रिले अंडर वाटर साउंड टू रिमोट प्रोसेसर। यानी क्या होता है, अगर मान लो हमारी कोई सबमरीन उस एरिया में नहीं है, बट हमें पता लगाना है कि हिंद महासागर में कोई सबमरीन, दुश्मन देश की सबमरीन है या नहीं, क्या होगा, हम रिमोट लेने एक दूर स्थित प्रोसेसर जो होगा उस यूनिट से क्या करेंगे, सेंसर भेजेंगे उस एरिया में और पता लगाएंगे कि क्या वहां पर कोई सबमरीन है या नहीं। इससे क्या होगा, क्या फायदा होगा कि भारत की सबमरीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, हम उसकी पहचान करके सीधा ही अटैक कर सकते हैं। ये होने वाला है। ये क्या इफेक्टिव होगा, प्रभावी होगा और अफोर्डेबल होगा, मतलब इसकी कम लागत होगी भारत के लिए, कहीं ना कहीं भारत को टेक्निकली भी हेल्प करने वाला है। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द इनर लाइन परमिट इन 3 डिस्ट्रिक्ट। यानी हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा इनर लाइन परमिट के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, नागालैंड। देखिए अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, ये गलत ऑप्शन है। रिसेंटली जो नागालैंड ने की है, नागालैंड के 3 जिले हैं, जिले वो याद रखें जो नागालैंड से बिलोंग करते हैं, नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं। इसका नाम है चुमुकेदिमा, न्यूलैंड और दीमापुर। 3 जिले ऐसे जहां पर इनर लाइन परमिट की शुरुआत की गई है। अब थोड़ी हम बात करते हैं इनर लाइन परमिट कहां कहां पर एप्लीकेबल है। तो देखिए भारत में इनर लाइन परमिट जो है मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, इन एरियाज में लागू है। साथ साथ लक्षद्वीप के अंदर भी है, लक्षद्वीप के अंदर भी ये इनर लाइन परमिट हमें देखने को मिलता है, राइट। हम बात करते हैं इनर लाइन परमिट क्या है। इनर लाइन परमिट एक प्रकार डॉक्यूमेंट है। क्या है ये? ट्रेवल डॉक्यूमेंट है। क्या है? यात्रा करने का एक डॉक्यूमेंट है। जिस प्रकार से आपका आधार कार्ड है, लाइसेंस है, अगर आप यात्रा पर जाएंगे होगा एक बैज मिलेगा आपको कि आपका नाम है, आप इस जिले से हैं और किस काम के लिए आए हैं, वर्क के लिए आए हैं, टूरिस्ट के तौर पे आए हैं, एज ए स्टूडेंट आए हैं, इसके लिए काम करता है हमारा ट्रेवल डॉक्यूमेंट। यानी कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर बाहरी राज्यों के निवासियों का प्रवेश प्रतिबंधित है, वहां जारी करते हैं इनर लाइन परमिट। ठीक है, अब ये क्यों हुआ था? देखिए ये हुआ था उस एरिया को सिक्योर करने के लिए। इसकी शुरुआत हम पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। तो क्या होता है, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशंस 1873, जब भारत में ब्रिटेन का राज था, तो इंग्लिश यानी ब्रिटेन के द्वारा क्या हुआ कि एक नियम बनाया गया कि वहां के यानी उत्तर पूर्वी राज्यों के जो टी प्लांटेशन एरिया है, यानी चाय के बागान है, ऑयल के हैं और एलिफेंट के यानी हाथियों का व्यापार है, इसको रेगुलेट करने के लिए कि बाहरी राज्यों के लोग यहाँ पर ना आ सके, इसलिए अंग्रेजों ने क्या निकाला, इनर लाइन परमिट, जिसमें इन्होंने कहा कि दे हैव प्रोहिबिटेड द ब्रिटिश सब्जेक्ट। यानी ब्रिटिश सब्जेक्ट कौन से हो गए? ब्रिटिश नागरिक, वे नागरिक जो कि ब्रिटेन के शासन के अधीन थे। वो कौन थे? भारतीय थे। तो मतलब पूर्वी राज्यों के अंदर क्या होगा, अगर उस जिन जिन राज्यों में इनर लाइन परमिट आईएलपी लागू है, वहां पर क्या होगा, बाहरी राज्यों के नागरिक आकर के प्रवेश नहीं कर पाएंगे, ना ही व्यापार कर पाएंगे किसी भी क्षेत्र के अंदर। ठीक है, ये सारी बात है। अब ये क्या होता है, देखिए ये बाध्यकारी, इट इज एन ऑब्लिगेटरी डॉक्यूमेंट फॉर द इंडियन सिटीजन फ्रॉम आउटसाइड दो स्टेट। यानी जो प्रोटेक्टेड एरियाज है, यानी संरक्षित क्षेत्र हैं, सुरक्षित क्षेत्र हैं, वहां पर एंटर करना हो तो ये ऑब्लिगेट डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, राइट। ये डॉक्यूमेंट चाहिए। जिस प्रकार से हम अगर किसी और देश में यात्रा करने क्या चाहिए, पासपोर्ट, वीजा चाहिए, वो क्या होता है, हमारा ट्रेवल डॉक्यूमेंट होता है। इसी प्रकार से आईएलपी क्या हमारा ट्रेवल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ये वो संबंधित सरकार देती है। और क्या होता है, हम चाहते हैं कि जो भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसको रेगुलेट करने के लिए उसके आसपास के एरिया के अंदर कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश ना करे, इसके लिए इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। आजादी के बाद से तो यही चल रहा है 1947 के बाद। ठीक है, लेकिन क्या है, इसमें जो टर्म थी ब्रिटिश सब्जेक्ट यानी ब्रिटिश नागरिक, इन्हें बदलकर 1950 में कर दिया गया भारतीय नागरिक। क्या कर दिया गया? सिटीजन्स ऑफ इंडिया इन द ईयर 1950। ये थोड़ी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, बट आपको ओवरऑल थीम पता होनी चाहिए, ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा हो क्यों रहा है। क्लियर? अब देखिए क्या होता है कि इनर लाइन परमिट जो है इसकी शुरुआत तो होती है ब्रिटेन के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा, बट अभी भारत के अंदर फिर भी ये इंप्लीमेंट करते रखा हमने। क्यों रखा? टू सिक्योर द ट्राइबल कल्चर, यानी उत्तर पूर्वी राज्यों के अंदर जो आदिवासी संस्कृति है उसको सुरक्षित करने के लिए। आप जानते हैं अगर मान लीजिए बाहरी ट्रेडर यानी आउटसाइडर अगर जाएंगे तो कहीं ना कहीं ट्रेड करेंगे, जंगलों को खत्म करने का प्रयास करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, जो आदिवासी जनजातीय संस्कृति है उसको नुकसान हो पहुंचेगा। वैश्वीकरण का नुकसान क्या है? ग्लोबलाइजेशन का नुकसान ये भी तो है कि मतलब वहां की जो स्थानीय संस्कृति उसका भी कहीं ना कहीं क्षरण हो रहा है, उसका भी डिग्रेडेशन हो रहा है। क्लियर? आईएलपी 2 तरह का जारी होता है, अलग अलग तरह का होता है। जैसे स्टूडेंट के लिए होता है, एक होता है टूरिस्ट के लिए, ये 15 दिन का 30 दिन का होता है। अदर पीपल फॉर दी हु आर गोइंग देयर फॉर दी एम्प्लॉयमेंट फॉर दी परमानेंट नेचर, यानी कोई रोजगार के लिए जा रहा है उसके लिए अलग है, कोई स्टूडेंट के लिए जा रहा है तो अलग है। ठीक है, कोई ट्रेवलिंग के लिए जा रहा है, यात्रा के लिए जा रहा है। देखिए क्या होता है कि 1950 के अंदर ब्रिटिश सब्जेक्ट यानी जो ब्रिटेन के नागरिक माना गया
वो माना गया भारतीयों को, तो उससे बदलकर 1950 में कर दिया गया सिटीजन ऑफ इंडिया यानी भारतीय नागरिक। देखिए क्या होता है कि शुरुआत होती है ब्रिटिश काल के अंदर, लेकिन उसके आजादी के बाद भी हमने इसको जारी रखा टू सिक्योर द ट्राइबल कल्चर, यानी नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर यानी उत्तर पूर्वी राज्यों के अंदर जो हमारा आदिवासी जनजाति समुदाय है उनकी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए हमने ये कंटिन्यू रखा। और आईएपी जो अलग अलग काम के लिए होता है, एक तो होता है टूरिस्ट के लिए यानी यात्रियों के लिए, पर्यटकों के लिए, दूसरा होता है स्टूडेंट के लिए, तीसरा होता है वहां पे कोई रोजगार के लिए जा रहा है उसके लिए जारी होता है। तो अलग अलग कैटेगरीज में होता है। इसकी मिनिमम फीस जो है ऑलमोस्ट 50 रुपए के आसपास है, अधिकतम शायद 300 रुपए के आसपास की फीस है। ध्यान रखिएगा कोई अगर आप में से जा रहा है इस प्रकार के एरियाज के अंदर तो अपना आईएलपी वहां से ले। कौन जारी करेगा? तो जारी होता है ये वहां की स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। देखिए नॉर्थ ईस्टी राज्यों के अंदर मणिपुर चौथा राज्य था जहां पर 11 दिसंबर 2019 को तत्कालीन राष्ट्रपति थे हमारे रामनाथ कोविंद जी के द्वारा आईएलपी की परमिशन दी गई थी। क्लियर? और ये क्या बना था? इट बिकेम द फोर्थ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टू अडॉप्ट द आईएलपी कल्चर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, रिसेंटली द 20th मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग कंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, यानी हाल ही में 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद यानी ऐसे राज्य जो कि समुद्री सीमा से टच करते हैं उनकी बैठक हाल ही में हुई है। आपको बताना है कहां पर हुई थी। राइट आंसर जो ऑप्शन बी वो है गोवा। गोवा के अंदर हाल ही में कंक्लूड हुई है। ये कब से? तो देखिए 20वीं मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की मीटिंग हुई है गोवा के अंदर। इसमें क्या हुआ, अलग अलग हमें उपलब्धियां देखने को मिली। इसमें प्लान बनाया गया है, हम चाहते हैं एक शिप बिल्डिंग पार्क बनाया जाए अक्रॉस दी मल्टीपल, यानी विभिन्न राज्यों के मध्य जोड़ते हुए क्या बनाए, शिप बिल्डिंग पार्क बनाए। जैसे आप जानते हो ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन है हमारा, आईटी पार्क, इस प्रकार से क्या बनाए, शिप बिल्डिंग पार्क बनाया जाए। ये 2 दिन का इवेंट हुआ था जिसमें लगभग 80 चुनौतियां थी, यानी केंद्र राज्य और संघ शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज के मध्य अलग डिस्प्यूट थे, उनके 80 प्रकार के व्यवधानों को दूर करने का प्रयास किया गया है। अब इसमें क्या हुआ, हमारे लिए काम की बात ही है, हमारे लिए काम की बात ही है इंडियन इंटरनेशनल मैरीटाइम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर, यानी भारतीय अंतरराष्ट्रीय समुद्री विवाद निपटान केंद्र, यानी ऐसा केंद्र बनाया जाएगा जिसमें कि समुद्री व्यापार से संबंधित जो भी चुनौतियां आती है उनको दूर करने का काम। ठीक है, सो इट विल ऑफर अ मेरिट बेस्ड एंड इंडस्ट्री गवर्न, यानी उद्योगी इसे गवर्न करेंगे सॉल्यूशंस टू रिजॉल्व मैरीटाइम डिस्प्यूट एफिशिएंटली, यानी जो भी हमारे समुद्र संबंधी अलग अलग रुकावटें आती है उनको दूर करने का प्रयास क्या किया जाएगा, इस केंद्र के द्वारा किया जाएगा। दूसरा बना है हमारा कि द लॉन्च ऑफ इंडियन मैरीटाइम सेंटर, भारतीय समुद्री केंद्र की स्थापना करने का इसमें बात की गई है। एक पॉलिसी थिंक टैंक होगा जिसके अंदर क्या होगा, अलग अलग स्टेक होल्डर, अलग अलग भागीदार है, उनको एक मंच पर लाया जाएगा। वर्तमान में क्या है, अलग अलग भागीदार अलग अलग काम कर रहे हैं, इनको एक मंच पर लेकर आना और पॉलिसी थिंक टैंक यानी जो सरकार नीति निर्माण करती है उसके लिए अपना पॉलिसी इनपुट देना, ये काम रहेगा। एक बनाया जा रहा है 12,000 क्यूबिक मीटर का ट्रेलर सक्शन होपर बनाया जाएगा एट दी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, वर्तमान में यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज यानी पत्तन बंदरगाह और वाटरवेज के लिए मंत्री कौन है, तो श्री सर्बानंद सोनोवाल जी। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। और अंडमान निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल कौन है, तो श्री देवेंद्र कुमार जोशी जी। डी के जोशी वर्तमान कौन है, एलजी ऑफ अंडमान एंड निकोबार। क्लियर? अच्छा, एक अब बनाया गया फेस्टिवल, ये फेस्टिवल 9वां लद्दाख जास्कर फेस्टिवल है जो मनाया गया सानी गांव के अंदर। कहां पर? सानी गांव। यहाँ की खूबसूरती काफी अच्छी है, पिक्चरस प्लेस है, मतलब काफी सुहावना, काफी मनोरम दृश्य देखने को मिलता है यहाँ पर। और इसका शुभारंभ किया है एलजी वहां के ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा, यानी लद्दाख के एलजी कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, रिटायर्ड ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा जी हैं। और अंडमान निकोबार कौन है, तो अभी हमने पढ़ा है देवेंद्र कुमार जोशी जी। कौन है? डी के जोशी जी, जो कि अंडमान निकोबार के हैं, राइट। ये भी उस मीटिंग के अंदर प्रेजेंट थे। देखिए जब से अभी आप सभी जानते हैं कुछ जिले बनाए गए लद्दाख के अंदर, 5 जिले बने थे, उसमें से जास्कर एक जिला है। तो जिला बनने के बाद ये पहला आयोजन है, तो कहीं ना कहीं इसको बड़े लेवल पर सेलिब्रेट किया गया है। अब इसमें क्या हुआ, देखिए आपके लिए जनजातियां काम की। एक तो पुर्गी ट्राइब कहाँ की है, कारगिल से। छीना कम्युनिटी कहाँ है, द्रास की। और दर्द आर्यंस कहाँ के, आर्यन घाटी के। और चांगपा नोमैड्स कहाँ के, चांगपा ये चांगथंग के हैं। तो 4 जनजातियां आपको पता होना चाहिए कहाँ की है, किस बिलोंग करती है, तो लद्दाख से बिलोंग करती है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। इतना ही काम का है। अच्छा, फॉर्मर राज्यसभा एमपी हैं
और सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी महासचिव रहे हैं सीताराम येचुरी जी। इनका हाल ही में निधन हुआ है। क्लियर, नई दिल्ली में निधन हुआ है। ये लगभग 2005 से 2017 तक 12 साल तक राज्यसभा के एमपी रहे हैं और नई दिल्ली में इनका निधन हुआ है। और सीपीएम यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के 2015 के अंदर क्या बने थे, एज दी जनरल सेक्रेटरी और महासचिव। अच्छा, ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म देखिए क्या हुआ हाल ही में। पीयूष गोयल जी हमारे हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कौन है, पीयूष गोयल जी। इनके द्वारा क्या किया गया है, ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू प्रमोट ईज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सहूलियत करने के लिए, आसान बनाने के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है इन दी न्यू दिल्ली। जो भी भारतीय उद्यमी है अगर वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार करना चाह रहे, कोई चुनौती आती है तो कहां कनेक्ट करेंगे वो, दे विल कनेक्ट एट दी ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म। ये वन स्टॉप सोल्यूशन होगा फॉर इन्फॉर्मेशन। मतलब क्या है, सरकार के किन किन देश, भारत के किन किन देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौते हैं, क्या हमारी पार्टनरशिप है, क्या कस्टम ड्यूटीज है, क्या नियम है, क्या और क्या टैरिफ है हमारे, क्या छूट दी गई, इन सभी जानकारी कहां मिलेगी, दे विल बी प्रोवाइडेड एट द ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट है टर्म दीप ज्योति। दीप ज्योति और कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री ऑफिस, प्रधानमंत्री जो आवास है 7 लोक कल्याण मार्ग पर स्थित, वहां पर गाय ने बछड़े को जन्म दिया है जिसका नाम रखा मोदी जी ने दीप ज्योति। क्यों रखा है, क्योंकि उस बछड़े के सिर पर एक दीपक नुमा ज्योति नुमा आकृति बनी हुई है। उन्होंने एक टर्म का इस्तेमाल किया है, गाव है सर्व सुख है प्रदा है, यानी गायें जो है सभी प्रकार के सुख को प्रदान करती है। भारतीय उपन्यासों में, भारतीय शास्त्रों के अंदर क्या लिखा गया है, गाव है सर्व सुख है प्रदा है, यानी गायें क्या करती है, सभी प्रकार के सुख प्रदान करती हैं। अच्छा, आप आज की क्लास खत्म करें उससे पहले आपके लिए 3 क्वेश्चंस हैं, आप अपने एंड पर इनको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, आपको बताना है राष्ट्रीय समुद्री विरासत कॉम्प्लेक्स किस राज्य के अंदर बनाया जा रहा है, किस प्लेस बनाया जा रहा है, पहला सवाल ये है। दूसरा है दूरदर्शन दिवस, यानी दूरदर्शन दिवस नहीं, दूरदर्शन की शुरुआत किस वर्ष के अंदर हुई थी, यानी किस वर्ष स्थापना हुई थी, किस वर्ष की शुरुआत की गई थी, ये बताना है। तीसरा है हाल ही में 79वीं जनरल असेंबली एट द यूएन नेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें अधिवेशन के लिए 79th एडिशन के लिए 79th प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं, ये आपको बताना है। 3 सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। दूरदर्शन, क्योंकि क्या है ये, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो एक प्रसार भारती के 2 सेगमेंट है, 2 अलग अलग प्रभाग हैं, 2 अलग अलग डिविजन है। आपको बताना दूरदर्शन की स्थापना कब हुई थी, और दूसरा 79th जो यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट कौन चुने गए, और नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एनएमएचसी ये बेसिकली किस स्टेट के अंदर बनाया जा रहा है। काफी अच्छा बनने वाला कॉम्प्लेक्स, जिसमें कि भारत की जो प्राचीन सभ्यताओं से लेकर मतलब प्राचीन संस्कृति को लेकर शोकेस किया जाएगा। देखिए आज की डेट 16 सितंबर है, आज का लेक्चर समाप्त करते हैं हम, और कल मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ, अगले कंटेंट के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए अपने एंड पर और बी कॉन्फिडेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।